और मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेल ऑर्गेनेल में प्रोटोप्लाज्म के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जीवद्रव्य शब्द जो है वो पुरकिंजे ने दिया था और जीवद्रव्य को सर्वप्रथम कोटाई ने देखा था। डुजार्डिन ने जीवद्रव्य को सार्कोड कहा था और जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हक्जेले ने कहा था। जीवद्रव्य में कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे जीवद्रव्य में जैविक प्रक्रम संपन्न होते हैं, जीवद्रव्य में शांतता पाई जाती है, जीवद्रव्य की कोलाइडी प्रकृति होती है और जीवद्रव्य में कई प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। पहली गति है साइक्लोसिस। तो जीवद्रव्य में होने वाली इस गति को साइक्लोसिस कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, रोटेशन और सर्कुलेशन। जीवद्रव्य में ब्राउनियन गतियाँ पाई जाती है। ये जिगजैग गतियाँ होती है। टिंडल प्रभाव, जब जीवद्रव्य पर कोई प्रकाश पुंज डाला जाता है तो ये जीवद्रव्य में बिखर जाती है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की फ्लाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। फ्लेमिंग ने धागेनुमा संरचनाओं को फाइला कहा था और बेंदा ने क्रिस्टल वायलेट से इन्हें अभिरंजित किया था। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स और आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया चाउस अमीबा में पाए जाते हैं, जबकि न्यूनतम माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइक्रोस्टेरियास जंतुओं की स्पोरोजोइट्स कोशिकाओं और क्लोरेला फ्यूजा में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। दोनों झिल्लियों के बीच पाए जाने वाले स्थल को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या इसे आउटर चैम्बर भी कहते हैं। इस भाग में श्वसन की योजक अभिक्रिया अर्थात एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण होता है। इसमें भरे हुए द्रव्य को साइटोसोल कहते हैं। अतः आंतरिक झिल्ली की बाह्य सतह सी फेस कहलाती है एवं आंतरिक झिल्ली की आंतरिक सतह को एम फेस कहते हैं। आंतरिक कोश में भरा हुआ द्रव्य जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में श्वसन का जो है वो क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है। आंतरिक झिल्ली की आंतरिक सतह जो कि एम फेस कहलाती है। स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। द्विसूत्री चक्रीय डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त शासी अंग कहते हैं। आरएनए तथा राइबोसोम जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अतः इस कोशिकांग का संगठन भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के जैसा ही होता है। आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन से अंगुली समान प्रवर्त बनते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं और क्रिस्टी की सतह पर ईटीएस संपन्न होता है। क्रिस्टी की सतह पर ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं। दो ऑक्सीसोम के बीच 100 एंगस्ट्रम का अंतराल होता है। प्रत्येक ऑक्सीसोम के 3 भाग होते हैं, आधार, वृंत और शीर्ष। आधार को F0, वृंत को F5/6, शीर्ष को F1 कण कहते हैं। F1 कणों में एटीपी का संश्लेषण होता है और यह मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। एटीपी निर्माण के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य कार्य है रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन करना, कोशिका द्रव्य वंशानुगति है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम पोर्टर ने देखा था। आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। पेशियों में ईआर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ईआर के जो है 3 घटक होते हैं। पहला घटक है सिस्टर्नी। ये लंबी चपटी असाखित नलिकाकार समानांतर रूप से व्यवस्थित प्रोटीन संश्लेषी कोशिकाएं हैं जो कि लीवर, पैंक्रियास
और स्टेरॉइड आदि कोशिकाओं संश्लेषी कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। ट्यूबुल्स जो है वो साकित नलिकाकार होती है और वेसिकल्स जो है वो गोल वृत्ताकार अंडाकार आदि कोशिकाएं होती है। इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन तीनों के मिलने से एनुलेट सिस्टम या जालक तंत्र का निर्माण होता है जो कि इंटरनल ट्रांसलोकेशन को नियंत्रित करता है। ईआर के मुख्य कार्य हैं कोशिका का आंतरिक कंकाल बनाना। ईआर दो प्रकार की होती है, आरईआर और एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, अर्थात इस ईआर की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि एसईआर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है और इस ईआर की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते और लिपिड सिंथेसिस का कार्य भी ये करती है। इसके अतिरिक्त ईआर जो है वो कोशिकाओं के परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है और ईआर के द्वारा गोल्जी इकाई का निर्माण भी होता है। गोल्जी इकाई की खोज जो है उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में कैमेलियो गोल्जी के द्वारा की गई है और आरबीसी और प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। सामान्यतः एक गोल्जी बॉडी एक कोशिका में प्रेजेंट होता है। सर्वाधिक संख्या में जो गोल्जी बॉडी है वो लिवर सेल्स में पाई जाती है। गोल्जी बॉडी भी सिस्टर्नी ट्यूबुल्स और वैक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। दो प्रकार के होते हैं गोल्जी बॉडी, डिफ्यूज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। डिफ्यूज्ड गोल्जी बॉडी जो है इसमें गोल्जी बॉडी के घटक बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें डिक्टियोसोम्स कहते हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ऑर्गेनाइज्ड जो गोल्जी बॉडी है इनके घटक एक विशेष स्थल पर संगठित रूप में पाए जाते हैं और ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। यदि हम गोल्जी बॉडी के कार्यों की बात करें तो मुख्य कार्य है इनका स्रवण या सीक्रेशन, प्राइमरी लाइसोसोम और प्रोक्सिसोम का निर्माण करना और स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण करना। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग में जो है लाइसोसोम पढ़ रहे हैं हम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कोशिका को नष्ट कर देते हैं। लाइसोसोम की खोज जो है डी ड्यूवे ने लिवर कोशिकाओं में की थी और इसकी उत्पत्ति जो है गोल्जी बॉडी से होती है। लाइसोसोम जो है वो 4 रूपों में पाया जाता है, प्राथमिक लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, अवशिष्ट काय और ऑटोफेज। प्राथमिक लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बनते हैं। पाचक एंजाइम इनमें प्रेजेंट होते हैं। एक ही प्रकार के एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें होते हैं जिसे एसिड हाइड्रोलेसेस कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम फूड ग्रेन को ग्रहण करने के बाद में पचित लाइसोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम, फेगोसोम या पिनोसोम कहते हैं। अवशिष्ट काय बचे हुए पिंड या पचित भोजन के उपयोग के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को अवशिष्ट काय कहते हैं। ऑटोफेज जब कोई लाइसोसोम अपनी ही कोशिका के घटक या कोशिकांग का पाचन कर देते हैं तो उन्हें ऑटोफेज कहते हैं। ये अनशन व रोगग्रस्त परिस्थितियों में बनते हैं। इनका मुख्य कार्य जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण पाचन का होता है। इसके अतिरिक्त इनका जो कार्य है वो है इनकी संख्या जो है वो फेगोसाइटिक कोशिकाओं में अधिक होती है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, कुफर सेल, हिस्टोसाइट्स इत्यादि के अंदर, लिवर सेल्स लिवर के अंदर, और एक्रोसोम द्वारा भेदन और उपास्थि का अस्थि में परिवर्तन भी जो है इसी में होता है, इसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है वो है प्रोक्सिसोम। इनका निर्माण ईआर से होता है। इनकी खोज जो है टोलबर्ट ने की थी और ये एकल झिल्ली युक्त होते हैं। इन्हें माइक्रोबॉडीज़ भी कहते हैं। इसमें कैटेलेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाती है। ये प्रकाश श्वसन में भाग लेता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है स्पिरोसोम। इसकी खोज हैंस्टीन ने की थी।
केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में एब्सेंट होते हैं। इसका कार्य जो है वो फैट स्टोरेज होता है। ग्लाइकोक्सिसोम की खोज बीवर्स के द्वारा की गई है और जंतु कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोक्सिसोम प्लांट्स में एब्सेंट होता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लाइकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करना होता है। इस प्रकार से ये मुख्य सेल ऑर्गेनेल्स जो है कोशिका में पाए जाते हैं, जिनकी संरचना और कार्यों के बारे में हमने देखा।